7 मार्च 1931 को दिल्ली में एक पब्लिक मीटिंग में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने कहा था, मैं पूरी अंतरात्मा से किसी को भी फांसी पर चढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हूं। भगत सिंह जैसे बहादुर व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द अदर साइड। महात्मा गांधी ने कहा था कि वो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। कई इतिहासकारों ने लिखा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 7 मार्च 1931 को दिल्ली में एक पब्लिक मीटिंग में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने कहा था, मैं पूरी अंतरात्मा से किसी को भी फांसी पर चढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हूं। भगत सिंह जैसे बहादुर व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द अदर साइड। महात्मा गांधी ने कहा कि वो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। कई इतिहासकारों ने लिखा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। आज 23 मार्च है। यह तारीख भारत की स्वतंत्रता हासिल करने की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। वो आज की ही तारीख थी जब 94 साल पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय वक्त के पहले ही लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी। नाउ द अदर साइड। भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने की कोशिश नाकाम हुई, यह सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि गांधी जी की भगत सिंह को बचाने की कोशिश नाकाफी थी। इस बात को यूं ही नहीं बताया जा सकता। मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे महात्मा गांधी की भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने की कोशिश नाकाफी थी, अधूरी थी, प्रयास बेमन से किया गया था। आज भगत सिंह की पुण्यतिथि है। कैपिटल टीवी की तरफ से महान क्रांतिकारी भगत सिंह को शत शत नमन। पूरी कहानी को जानने और समझने के लिए आपको भगत सिंह की कहानी जाननी होगी, भगत सिंह को समझना होगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को मौजूदा पाकिस्तान के लयालपुर के बांगा गांव में सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के घर में हुआ था। जब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे, तभी पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और खेलने कूदने की उम्र में भगत सिंह के मन मस्तिष्क में क्रांति ने घर कर लिया। यही वो वक्त था जब देश में मोहनदास करमचंद गांधी का उदय हुआ। बैरिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। पूरे भारत में उन्होंने घूम घूम कर पहले भारत को जानने और समझने का प्रयास किया। गांधी भी देशभक्त थे, भगत सिंह भी देशभक्त थे, लेकिन मां भारती की भक्ति की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अहिंसा के समर्थक थे और भगत सिंह आवश्यकता के अनुसार हथियार उठाने को गलत नहीं मानते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भगत सिंह सिर्फ हिंसा के ही समर्थक थे। वर्ष 1919 की बात है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोरा जैसे कई रिवोल्यूशनरी लीडर्स ने गांधी जी के अहिंसक असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सारा देश सख्ते में आ गया, क्योंकि 3 सालों में आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था। आंदोलन को स्थगित करने का कारण महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हिंसा को बताया। महात्मा गांधी के इस फैसले से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के जुनून और भरोसे को गहरी चोट लगी। उन्हें लगा कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। यह यंग ब्रिगेड डिसाइड करती है कि अपना एसोसिएशन बनाकर रेवोल्यूशनरी काम को आगे बढ़ाया जाए। 1923 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक प्लेटफॉर्म गठित किया। 1925 में फेमस काकोरी कांड होता है, जिसका प्लान बनाने में मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त जैसे HRA के क्रांतिकारी शामिल थे। मकसद साफ था। दरअसल क्रांति की लड़ाई लड़ने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। प्लान बन चुका था कि अंग्रेजों ने जो धन भारतीयों से लूटा है, उसे लूटा जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहां अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को हासिल करने आए हैं। यह भी तय हुआ
कि हम में से 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत ना कर सके। 8 अगस्त 1925 की नाकाम कोशिश के बाद 9 अगस्त को ट्रेन में लूट हुई। बस एक ही गड़बड़ हो गई। ट्रेन से अली अहमद नाम का एक यात्री उतरा और महिला डिब्बे की तरफ बढ़ा। बिस्मिल ने लिखा, मुझे सारा माजरा समझने में जरा भी देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीजों को उतनी तेजी से आकलन नहीं कर पाए। मनमथ नाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने देखा एक शख्स केबिन की तरफ जा रहा है, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले मनमथ ने अपने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहीं पर जमीन पर गिर गए। ब्रिटिश सरकार ने करीब 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बचकर निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। लगभग 2 साल केस चला और 6 अप्रैल 1927 को सजा सुनाई गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल, जतिन दास, बनवारी लाल और रामकृष्ण खत्री को काला पानी की सजा मिली। जब यह सब हुआ भगत सिंह की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन इस घटना ने भगत सिंह के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। जब काकोरी मामले का मुकदमा चल रहा था, इस वक्त भगत सिंह नौजवानों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जोड़ने में लगे थे। उन्होंने लाहौर में 1926 में नौजवान भारत सभा की नींव रखी, जिसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, अहिंसात्मक सामाजिक जागरूकता और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध करना। यह कहा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा देश की पहली कुछ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस में थी। बाकायदा इस सभा का भगवती चरण बोरा और भगत सिंह ने मैनिफेस्टो लिखा। भगवती चरण बोरा और भगत सिंह इसी कालखंड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में भगत सिंह सोशलिस्ट जोड़ देते हैं, जिसके बाद इसका नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA से HSRA हो जाता है। भगत सिंह इसका मैनिफेस्टो लिखते हैं। यह सबको बताना जरूरी था ताकि आप ये जान सकें कि भगत सिंह भी अहिंसक विचारों के समर्थक थे। अब बात करते हैं उस कांड की जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को गिरफ्तार किया। यह बात है 1928 की। उस समय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। साइमन कमीशन भारत आया था और आजादी के दीवाने क्रांतिकारी उसके विरोध में सड़कों पर उतर गए। हर तरफ साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। ब्रिटिश सरकार हर हाल में उठती आवाज को कुचल देना चाहती थी। लाला लाजपत राय, जिन्हें भगत सिंह अपने गुरु का दर्जा देते थे, वो ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में 30 अक्टूबर 1928 को शामिल होते हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर जाती है। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो जाते हैं। यह घटना सारे युवा क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख देती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी फैसला करते हैं कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट से लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लिया जाएगा। प्लान बनता है कि 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट की हत्या करके बदला पूरा किया जाएगा। यहां इन लोगों से एक गलती हो जाती है। गलत पहचान की वजह से स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली चलाते हुए ब्रिटिश पुलिस में काम करने वाले कांस्टेबल चानन सिंह क्रांतिकारियों को देख लेते हैं और पकड़ने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पीछे भागते हैं। चंद्रशेखर आजाद को ना चाहते हुए भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ती है, जिससे कांस्टेबल चानन सिंह की मौत हो जाती है। ब्रिटिश पुलिस हर जगह दबिश देती है, लेकिन वो भगत सिंह को नहीं पकड़ पाती। भगत सिंह अपना रूप बदलते हैं, बाल कटवा लेते हैं, पूरी तरह से ब्रिटिश अटायर में सिर पर स्टाइलिश हैट और सूट पहनकर पुलिस को चकमा देकर लाहौर से निकल जाते हैं। भगत सिंह का अगला पड़ाव होता है दिल्ली। दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। भगत सिंह का यह प्लान फ्रांस में हुई घटना से इंस्पायर होता है। ऑगस्ट वायो एक फ्रांसीसी था जो समाज में असमानता और पूंजीवादी दमन का विरोध कर रहा था।
अगस्त वायों 1892 में फ्रेंच संसद चैंबर्स ऑफ डेप्यूटीज में एक लो इंटेंसिटी वाला बम फेंकते हैं। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। यह उस दिन की बात है जब 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जिसे आज हम अपनी पुराने संसद भवन के नाम से जानते हैं, वहां पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो चुका था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। ये दोनों बिल ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति की मिसाल थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान था और पब्लिक सेफ्टी बिल के अनुसार ब्रिटिश सरकार को जो भी संदिग्ध लगता वो उसे बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लेती। चर्चा चल रही थी। सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल। पब्लिक सेफ्टी बिल पर उनका फैसला आना बाकी था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का प्लान बन चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लान फ्रेंच क्रांतिकारी ऑगस्ट वायों से इंस्पायर्ड था। भगत सिंह का मकसद था सेंट्रल असेंबली में लो इंटेंसिटी का बम विस्फोट करके ब्रिटिश सरकार को यह बताना था कि उनके दमनकारी ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल की वजह से क्रांतिकारियों में बेहद असंतोष है और नाराजगी है। उनका मकसद फिरंगी सरकार को इस असंतोष और नाराजगी वाली आवाज सुनाने का था। 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल असेंबली में मीटिंग चल रही थी, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां मौजूद थे। प्लान के मुताबिक बटुकेश्वर दत्त ने एक ऐसी जगह पर बम विस्फोट किया जो खाली थी, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद विस्फोट हुआ, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं। वो वहां खड़े होकर नारे लगा रहे थे और पर्चे फेंक रहे थे। नारा था इंकलाब जिंदाबाद और पर्चों में लिखा था इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, यानी बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज वाले विस्फोट की आवश्यकता होती है। लाहौर से भेष बदलकर निकल जाने वाले भगत सिंह सेंट्रल असेंबली से भागते नहीं हैं, बल्कि आसानी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। 7 मई 1929 को कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। इसे ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस नाम दिया। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह पर अनाप शनाप मुकदमे लगा देती है। दरअसल सेंट्रल असेंबली में जो पर्चे फेंके गए थे, उन पर्चों में शब्दों की शैली और स्वरूप सैंडर्स की हत्या की घोषणा करने वाले हाथ से लिखे पोस्टरों के जैसे थे, जिन्हें शहर की दीवारों पर चिपकाया गया था। लिहाजा सैंडर्स की हत्या में शामिल होने का आरोप भगत सिंह पर लगा दिया गया और धारा लगाई गई भारतीय दंड संहिता की 307, जिसका मतलब था सैंडर्स की हत्या का प्रयास। कांग्रेस के आसफ अली भगत सिंह के वकील थे। सरकारी वकील राय बहादुर सूर्यनारायण ने ब्रिटिश अंपायर का प्रतिनिधित्व किया और ट्रायल मजिस्ट्रेट ब्रिटिश जज पी.बी. पूल थे। जिस तरह से सरकारी वकील ने ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखा, तभी भगत सिंह ये जान चुके थे कि ब्रिटिश सरकार उन्हें फंसाना चाह रही है। सरकार की तरफ से मुख्य गवाह सार्जेंट टेरी थे, जिन्होंने कहा कि सेंट्रल असेंबली में गिरफ्तार किए जाने के समय भगत सिंह के पास से एक पिस्तौल मिली थी, जो सही था, क्योंकि भगत सिंह ने खुद ही पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहते हुए पिस्तौल सौंप दी थी। यहां तक कि 11 गवाहों ने भी कहा कि उन्होंने दोनों को बम फेंकते देखा था। यानी पूरी तरह से भगत सिंह के खिलाफ कुचक्र रच दिया गया था। अदालत में भगत सिंह से भी जज ने कुछ सवाल पूछे, जिसका वर्णन इंडियन लॉ जर्नल में विस्तार से दिया गया है। जज ने भगत सिंह से पूछा, क्या आप 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में मौजूद थे? भगत सिंह ने कहा, जहां तक इस मामले का सवाल है, मुझे इस समय बयान देने की कोई जरूरत नहीं लगती। जब मैं बयान दूंगा तब मैं बयान दूंगा। जज ने फिर पूछा, जब आप अदालत में आए तो आपने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद, आपका क्या मतलब है? अदालत ने भगत सिंह को सजा देने का मन बना लिया था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप तय किए। भगत सिंह और दत्त पर ब्रिटिश एम्पायर के लोगों को मारने या घायल करने के लिए बम फेंकने का आरोप लगाया गया, जो कि बिल्कुल झूठ था। मैजिस्ट्रेट ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेशन कोर्ट में भेज दिया, जहां जज थे लियोनार्ड मिडिल्टन। सेशन कोर्ट में जून 1929 के पहले सप्ताह में मुकदमा शुरू हुआ। यहां एक और आरोप मढ़ दिया गया, वो ये कि भगत सिंह ने बम फेंकने के बाद सेंट्रल असेंबली में पिस्तौल से गोलियां चलाई थी। बिल्कुल सफेद झूठ। जज लियोनार्ड मिडिल्टन ने मान लिया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
दोनों ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। जज मिडल्टन जल्दी में लग रहे थे। मामले को उन्होंने तुरंत रफा दफा करने के लिए दावा किया कि पुलिस ने भगत सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं और उन पर सैंडर्स और हेड कांस्टेबल चानन सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया गया। भगत सिंह और दत्त के खिलाफ गवाही देने के लिए 600 लोग जुटाए गए, जिसमें भगत सिंह के सहयोगी जयगोपाल और हंसराज वोरा भी शामिल थे, यानी उन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। भगत सिंह को मियांवाली जेल और दत्त को लाहौर की बोस्टल जेल भेज दिया गया। 12 मार्च 1930 को दोनों लोगों को एक ही ट्रेन में अलग अलग बैठाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद लोगों से बात करने पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को मिलने का मौका दिया गया। यहां भगत सिंह ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने दत्त से कहा कि 15 जून से मियांवाली जेल में वो भूख हड़ताल करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। भगत सिंह के भूख हड़ताल की खबर आग की तरह फैली। यह खबर फिरंगी सरकार तक भी पहुंची कि भगत सिंह के अनशन से देश भर में एक लहर उठी है, देशभक्ति की लहर। तब ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस को जल्द से जल्द निपटाने का फैसला किया। यह मुकदमा 10 जुलाई 1929 को लाहौर में शुरू हुआ। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित श्री किशन इस मुकदमे के जज थे। कोर्ट में भगत सिंह और 27 अन्य लोगों पर हत्या, षड्यंत्र और ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। सभी क्रांतिकारियों ने मुकदमे का पूरी तरह से बहिष्कार किया और मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि पूरी तरह से उदासीनता का रवैया अपनाया। उन्हें फिरंगियों की अदालत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। भगत सिंह की 15 जून से चल रही भूख हड़ताल जारी थी। उनका वजन करीब 14 पाउंड घट गया था। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर स्ट्रेचर पर अदालत में लाया गया। जेल समिति ने भगत सिंह से आग्रह किया कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे, लेकिन भगत सिंह नहीं माने। लेकिन पिता के कहने पर भगत सिंह ने बात मान ली और 5 अक्टूबर 1929 को अनशन के 116वें दिन उन्होंने अपनी हड़ताल छोड़ दी। 116 दिन भगत सिंह ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो भगत सिंह से पहले एक आयरिश क्रांतिकारी के 97वें दिन के भूख हड़ताल का था। जब जयगोपाल सरकारी गवाह बन गया तो आरोपी क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के वर्मा ने उस पर चप्पल फेंकी थी। कोर्ट ट्रायल बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी पूरी तरह से उदासीन थे। तब 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण स्थापित करने का एक अध्यादेश जारी किया। लाहौर षड्यंत्र केस को 3 हाई कोर्ट के जजों के न्यायाधिकरण में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें प्रिवी काउंसिल को छोड़कर कहीं भी अपील का अधिकार नहीं था। मामला 5 मई 1930 को पुंछ हाउस में शुरू हुआ। राजगुरु ने न्यायाधिकरण के गठन को ही चुनौती दी और कहा कि यह गैर कानूनी है। उनके अनुसार वायसराय के पास सामान्य कानूनी प्रक्रिया को छोटा करने का अधिकार नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1915 ने वायसराय को न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया, लेकिन केवल तभी जबकि अब कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई गिरावट नहीं थी। खैर, अदालत में जजों के सामने तरह तरह की झूठी गवाहियां दिलाई गईं। कुल 5 सरकारी गवाह थे, जिनमें से जयगोपाल, हंसराज वोहरा, पीएन घोष लंबे समय से HRSA से जुड़े थे, यानी वो भगत सिंह के साथी थे। इन सभी धोखेबाज सरकारी गवाहों को ब्रिटिश सरकार ने धन, जमीन और कई तरह के उपहार दिए। बाद में कोर्ट ने इसकी तमाम झूठी कहानियों को स्वीकार कर लिया। यह पूरा केस एक तरफा था, जिसने सभी नियम और कानूनों की धज्जी उड़ा दी और आखिरकार ट्रिब्यूनल ने 18 आरोपी क्रांतिकारियों में से 15 के खिलाफ आरोप तय कर दिए। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ मामला वापस ले लिया गया, क्योंकि पहले ही असेंबली बम मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। 7 अक्टूबर 1930 यह वो तारीख थी जिस दिन ट्रिब्यूनल ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने के करीब 3 हफ्ते पहले ही फैसला सुना दिया। 300 पन्नों का फैसला लिखा गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई और कुछ लोगों को आजीवन कारावास और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार की शुरू से ही एक ही नीयत थी, भगत सिंह को कठोर से कठोर सजा देना। सजा दी गई।
अब यहां होती है महात्मा गांधी की एंट्री और यहीं से शुरू होता है द अदर साइड। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गांधी जी ने 7 मार्च 1931 को दिल्ली में कहा था, मैं पूरी अंतरात्मा से किसी को भी फांसी पर चढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हूं, भगत सिंह जैसे बहादुर व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज का यह एपिसोड काफी लंबा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि आज के ही दिन भगत सिंह को फिरंगियों ने फांसी दे दी थी, जबकि उन्हें कल यानी 24 मार्च को फांसी दी जानी थी। कई इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, तो कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि गांधी जी ने पूरे मन जतन से कोशिश की होती तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। क्या आप जानना चाहते हैं व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दुखदाई भी। मैं द अदर साइड के अगले एपिसोड में पूरे तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि गांधी जी अगर भगत सिंह को बचा सकते थे तो क्यों नहीं बचाया। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। इनकलाब जिंदाबाद।